इंडिया में आप ये कह सकते हैं कि हमारे जैसी ज़राअत है, लेकिन उनकी जो यील्ड, एक तो यील्ड उनकी बहुत हमसे ज़्यादा बढ़ गई है। हालांकि एक ही टाइम पर हम ज़्यादा गंदम पैदा करते थे, हमारी पर एकड़ भी यील्ड अच्छी थी, लेकिन वो उन्होंने हमसे सरपास कर लिया। ईस्ट पंजाब को अगर देखते हैं जो हिंदुस्तान के पास है, तो हमसे गलबन 3-3.5 गुना ज़्यादा जो पर एकड़ है वो प्रोड्यूस करते हैं। इंडिया में अगर इस साल का अगर बजट पढ़ें तो उन्होंने दो चीज़ों पर गौर किया। एक तो उन्होंने कहा कि दही जिंदगी को हमने बेहतर करना है, दूसरा ज़राअत को बेहतर करना है। और ज़राअत को बेहतर करने का उन्होंने एक जो तरीकाकार किया है कि जो मार्केट्स हैं उनको इंटेग्रेट कर दिया फार्म्स के साथ, यानी फार्म्स से डायरेक्ट ही वो मार्केट में चले जाएं। आपको एग्रीकल्चर को प्रायोरिटी देनी है। फर्टिलाइजर की सब्सिडी, आपको सुन के हैरत होगी, हिंदुस्तान नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है एग्रीकल्चर की। देखिए, जब 1947 में इंडिया और पाकिस्तान अलग अलग हुए, तब उस समय जो आज का पंजाब है, मतलब इंडिया के पास भी पंजाब है और पाकिस्तान के पास भी पंजाब है। पाकिस्तान का पंजाब थोड़ा बड़ा है, अगर उसको मतलब इकट्ठा कर दे आप, तो बड़ा पंजाब जो हो जाता है 1947 से पहले वाला। अब उसको कहा जाता था कि भाई अनाज की कोटरी या फिर कटोरी, जो भी आप कहो, मतलब धान का कटोरा, कि भाई अच्छा खासा अनाज यहाँ पर मतलब होता था। अब जब से अलग हुए उसके बाद इंडिया के पास जो पंजाब है ना, वहाँ पर 3 गुना ज़्यादा खेती होती है। 3 गुना ज़्यादा यहाँ पर किसान अपनी किसानी करता है कंपेयर टू पाकिस्तान। और उसमें इंडियन गवर्नमेंट का अच्छा खासा रोल है, अच्छी खासी सब्सिडी देता है इंडियन गवर्नमेंट। इंडियन गवर्नमेंट बाहर की कंपनीज ना आ जाए इनके लिए उसको उस पर बहुत बड़े बड़े टैरिफ लगा देता है, क्योंकि जब वो चीज़ इंडिया में आएगी बहुत महंगी हो जाएगी और वो कंपटीशन में इंडियन जो फार्मर्स है उनको यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा। और इंडियन फार्मर्स को ये सारी चीज़ें सस्ती पड़े, इसीलिए सब्सिडी अच्छी खासी दी जाती है। उसके अलावा जो यूरिया और ये सब कुछ यूज़ किया जाता है उसमें भी अच्छी खासी प्राइसिंग कट कर दी जाती है। यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। डॉक्टर साहब, फूड इन्फ्लेशन की सबसे ख़तरनाक चीज़ जो हुई है वो ये कि आपने अपने मार्केट को खोल दिया बिल्कुल। अब आप सोचिए कि हिंदुस्तान जैसे मुल्क, जो हमारा कोई ख़ास दोस्त नहीं है, उससे हम कपास 0 ड्यूटी पे इंपोर्ट करते हैं, 0 ड्यूटी पे। हिंदुस्तान खुद अपने इंपोर्ट पर 60% लगाता है ड्यूटी, एग्रीकल्चरल इंपोर्ट्स पर। और हमारा कुल जो इंपोर्ट ड्यूटी का रेट है, सब आइटम मिला लें एग्रीकल्चरल, जिसमें पाम ऑयल है, टी है, पल्सेस हैं, वगैरह वगैरह, टमाटर हैं 6%, और उसमें कपास 0%। आपने अपने किसान को डिफेंड ही नहीं किया, उसका ख्याल ही नहीं किया, बस आप इंडस्ट्री की तरफ जा रहे हैं। एक तो ये, आपको एग्रीकल्चर को प्रायोरिटी देनी है। फर्टिलाइजर की सब्सिडी, आपको सुन के हैरत होगी, हिंदुस्तान अपने फर्टिलाइजर को पाकिस्तानी रुपए में 2400 अरब की सब्सिडी देता है। 2400 अरब रुपए की सब्सिडी। और वहाँ की कीमत जो है फर्टिलाइजर की हमसे 45% कम है। उन्होंने जितना ख्याल किया है फार्मर का, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है हिंदुस्तान के बारे में, उसको प्रोटेक्शन दी, 60% का टैरिफ लगाया ताकि अंदर बाहर से चीप इंपोर्ट्स ना आए, अंदर में उसको सब्सिडियां दी। पर ईस्ट पंजाब अब बहुत आगे जा चुका है। एक ज़माना था पार्टीशन के बाद कि खाना पीने की चीज़ें हम हिंदुस्तान को पहुंचाते थे, हम हिंदुस्तान को कपास पहुंचाते थे। आज हम कपास हिंदुस्तान से इंपोर्ट कर रहे हैं। ये कौन सी तरजीह, कौन सी बात है ये? वी हैव टू रियलाइज वंस अगेन, जो 90s में हमने रियलाइज किया था, कि आपका ज़री शोबा आपकी रीढ़ की हड्डी है। जब तक वो आगे नहीं बढ़ेगा, आप आगे नहीं बढ़ सकते। हमारे यहाँ जो पर एकड़ आउटपुट है, उसमें कोई खातिर खा इजाफा नहीं हो सका, जबकि कंपैरेटिव लेवल पर आप ईस्ट पंजाब को अगर देखते हैं जो हिंदुस्तान के पास है, तो हमसे गलबन 3-3.5 गुना ज़्यादा जो पर एकड़ है वो प्रोड्यूस करते हैं। पानी कितना देना है, किस तरह देना है, स्प्रिंकलिंग से कैसे पानी दिया जा सकता है, पानी को बचाना कैसे है, और भी जो नई टेक्नोलॉजी है उसको कैसे इस्तेमाल करना है, सीड कैसे बेहतर इस्तेमाल करना है। फॉर इंस्टेंस राइस को देख लें, हमारा राइस जो था वो हिंदुस्तान के राइस से बहुत सुपीरियर था, दुनिया भर में सबसे सुपीरियर खोशा था, लंबा खोशा था। लेकिन फिर हिंदुस्तान ने राइस का बेहतर सीड जो है
और बेहतर ग्रेन जो है वो डिस्कवर किया, और इस तरह से सऊदी अरब की मार्केट, ईरान की मार्केट, जो बहुत हमारी पेट मार्केट्स थी ग्रेन की, उनको उन्होंने कैप्चर कर लिया। तो एग्रीकल्चर के हर लेवल में हम पीछे रह गए हैं, हमारा ह्यूमन रिसोर्स जो है वो डेवलप नहीं है, हमारे गवर्नमेंट्स में कोई खास स्पेसिफिसिटी नहीं आ सकी है। क्या पूरी दुनिया में हर मुल्क में तरीकेकार क्या सिर्फ यही होता है जो किसानों को मुहैया है पाकिस्तान में? क्या और कोई चैनल नहीं है जिसके थ्रू अगर हुकूमत जो है उनके लिए कोई मुनासिब बंदोबस्त नहीं कर पा रही, और यह जो सेंट्रल जो जितने भी लोग हैं, थर्ड पर्सन जो है, मिडल मैन वर्क जो है, अगर वो दुरुस्त नहीं हो पा रहा, क्या और कोई तरीका नहीं है कि किसान उसके थ्रू अपनी चीज बेच सकें? बात सुने हसन, आपने ये बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन उठाया। बात ये बताता चलूं कि जो तो डेवलप कंट्रीज हैं वहां पर मिडल मैन या आड़ती का कंसेप्ट ही कोई नहीं है। वो उनका तो साथ ही इंटीग्रेटेड मार्केट्स हैं, वो वहाँ पर चली जाती है, मार्केट्स वाले लेकर, जो यानी रिटेलर्स मार्केट है ना, वो लेकर चली जाती है। तो वहाँ पर कोई वो कंसेप्ट नहीं है। इंडिया में आप ये कह सकते हैं कि हमारी जैसी ज़राअत है, लेकिन उनकी जो यील्ड, एक तो यील्ड उनकी बहुत हमसे ज़्यादा बढ़ गई है। हालांकि एक ही टाइम पर हम ज़्यादा गंदम पैदा करते थे, हमारी पर एकड़ भी यील्ड अच्छी थी, लेकिन वो उन्होंने हमसे सरपास कर लिया। उसकी बुनियादी ये वजह है कि अगर इस साल का अगर बजट पढ़ें तो उन्होंने दो चीज़ों पर गौर किया। एक तो उन्होंने कहा कि दही ज़िंदगी को हमने बेहतर करना है, दूसरा ज़राअत को बेहतर करना है। और ज़राअत को बेहतर करने का उन्होंने एक जो तरीकाकार किया है कि जो मार्केट्स हैं उनको इंटीग्रेट कर दिया फार्म्स के साथ, यानी फार्म्स से डायरेक्ट ही वो मार्केट में चले जाएं। अच्छा शौकत साहब, अब ये जो मामला है इस पर आपने इंडिया का भी जिक्र कर दिया, लेकिन पाकिस्तान के हवाले से अगर बात की जाए तो क्या कभी किसी ने कुछ सोचा? मेरे ख्याल से खालिद साहब की तरफ हम बढ़ते हैं, उनकी जरूर बढ़ते हैं, उनसे पूछते हैं इस बारे में क्या वो कमेंट करते हैं। अच्छा, ये खालिद साहब, ये जो आड़ती है, ये मिडल मैन है, ये इसलिए यहाँ पर मौजूद है कि ये फाइनेंस करता है फार्मर्स को, वो उससे पैसे लेकर फर्टिलाइजर लेते हैं या बिजली का बिल पे करते हैं, तो इस वजह से उनके जंगल के अंदर ये पाबंद है, या इसकी क्या वजह है? यानी ये इंडिया वालों ने तो इंटीग्रेट कर दिया अपने सिस्टम को। जी देखें जी, पहली बात यह है कि हमारे यहाँ को मार्केटिंग सिस्टम ही बेहतर नहीं है, बिल्कुल ही। आपके सामने हमारे खालिस दूध से सनतकार का पानी महंगा है। हम अगर मंडी में कोई चीज़ आगे 5 रुपए किलो बेच के आते हैं, जब वही बाहर रेडी पे बिक रही होती है वो 25 से 30 रुपए बिक रही होती है। यानी उसमें हमारे शहरियों का भी इस्तेसाल होता है, किसान का भी इस्तेसाल होता है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। मैं आपको छोटी सी मिसाल दूं कि कुछ दिन पहले मैं लाहौर एक रेस्टोरेंट पे गया हूं, आम से रेस्टोरेंट पे, बट कढ़ाई पे, जो मेरे सामने सलाद आया तो उसका मुझसे चार्ज किया गया 100 रुपया, जबकि मैंने अंदाजा लगाया कि आधे खीरे के, आधे टमाटर के, आधे प्याज के मुझे काश्तकार को क्या मिले होंगे, तो 2 रुपये मिले होंगे। 2 रुपये के बदले वहां पे मैं 100 रुपये अदा करके आया। हमारे यहाँ मार्केटिंग सिस्टम को जब तक एस्टेब्लिश ना किया जाए, और मार्केट कमेटियां जो हैं वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर जब सियासी लगाए दिए जाएं, बाहर दुनिया में जो हमारी बाहर तिजारत हो रही है वहाँ पे जो हमारे कमर्शियल अताशी हैं वो सियासी लगाए जाएं, जब तक अहल लोग नहीं लगाए जाएंगे, जब तक किसानों में से लोग वहाँ नहीं बिठाए जाएंगे, उस वक्त तक मार्केटिंग सिस्टम बेहतर होने का चांस ही कोई नहीं है। पूरी दुनिया में आलमी मार्केट जो है उसे मंदी का निशान है, बल्कि क्रैश का अब निशानात हैं, और कई बिलियन यानी 300 बिलियन डॉलर जो है मार्केट से इवेपोरेट कर गया। पाकिस्तान में भी मार्केट फ्लक्चुएट करी है, कभी सुबह ओपन होती है तो 2100 पॉइंट डाउन जाती है, फिर 45% अप आती है। ये वो यहाँ का तो मुझे समझ नहीं आता, लेकिन मुझे इतना तो समझ आता है कि अगर हम अपनी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और अपनी पावर को, अगर इन दोनों को हम मिक्स एंड मैच कर लें तो हम बहुत बेहतर हालात हो सकते हैं। क्या स्टेट बैंक के पास है ये लग्जरी के रुपये को थोड़ा सा वो सहारा दे से, जैसे अगर आपके पास रिजर्व्स हों कम से कम 6 माह के, तो हालांकि इंडिया के पास 1.5 माह के हैं, लेकिन उन्होंने तो इंटरवीन किया 2-3 बारी अपनी करेंसी को। बहुत जरूरी है। इंडिया में 400 अरब डॉलर के रिजर्व्स हैं और उनका रुपया जो है वो स्टेबल रहता है। हमारे रिजर्व्स 3 महीने के हैं। इसको बढ़ाने के लिए ओवरसीज पाकिस्तानीज का भी बहुत बड़ा रोल है, प्राइवेटाइजेशन का भी बहुत बड़ा रोल है, GDRs, कैपिटल मार्केट ट्रांजैक्शंस, ये सारे काम जो हैं ये करने की जरूरत है, और ताकि आपके भी रिजर्व्स बढ़े। और ये सारे प्रोग्राम्स जो हैं ये अगले 2 साल में। क्या डॉलर पे इंटरवेंशन होनी चाहिए सर, स्टेबलाइजेशन रुपये के लिए कुछ गवर्नमेंट को, SB स्टेट बैंक को करना चाहिए? अगर आपके पास 6 महीने के रिजर्व्स होंगे तो फिर आप स्टेबलाइज विद इन अरेंज कर सकते हैं। वैसे मैं अभी फिगर्स देख रहा था, इंडिया के तो रिजर्व्स 639 बिलियन क्रॉस कर गए, 400 से तो बहुत ही आगे चले गए। उन्होंने कहा जनाब आपका जो डिफेंस बजट है 3 साल पहले तक आप अपने इंटरनल जो वसाइल थे पाकिस्तान के उनसे मीट कर रहे थे। आप उन्होंने कहा जनाब आपका 45 आपके अपने हैं और वहां 55% बाहर से कर्जा लेकर डिफेंस रिक्वायरमेंट मीट हो रही हैं। जरा अंदाजा करें जरा
ये पता नहीं बात लोगों को समझ आ रही या नहीं आ रही कि पाकिस्तान का जो डिफेंस है, ये उनके आज आके हफीज वो पाशा साहब कह रहे थे, ये जो है ये सारे का सारा तो नहीं, मतलब 50% हम बाहर से कर्जा ले रहे हैं, कर्जे लेके या तो हम तनख्वाहें दे रहे हैं आके अपनी फौज को, या पेंशन के पैसे दे रहे हैं, या जो हमने कुछ आके खरीदारी करनी है वो कर। जिस मुल्क का दिफा अगर आगे 45 या 50% जो है लोन पे चल रहा हो, ये अभी 3 सालों की बात बता रहे हैं। एक और बात उन्होंने की, उन्होंने कहा आपने बैठ के टैक्स एग्जम्पशन दिए हैं, जो बड़े बड़े लाडलों को, जिसकी बात आमिर भी कहते रहते हैं, आपने 1500 अरब पैसे ज्यादा, 2 ट्रिलियन आपने 1500 बिलियन से ज्यादा बड़े बड़े लोगों को, जो आपके दोस्त थे, डोनर थे, जो आपके यहाँ फाइनेंशियर थे, उनको 1500 बिलियन रुपीस की उन्होंने कहा आपने टैक्स उनको एग्जम्पशन। हमारा इन्होंने आके लहू नचोड़ लिया है, अवाम की खालें उतार ली है, पेट्रोल डीजल गैस बिजली आपके डॉलर सारा हमसे पैसा इकट्ठा करके। ये बड़े बिग बिजनेसमैन अपने डोनर, किसी ने अस्पताल के लिए चंदा दे दिया, किसी ने पार्टी के लिए दे दिया, किसी ने गाड़ी खरीद दी, किसी ने आगे जहाज पे सैर करवा दी, किसी ने आपको लंदन से पिक एंड ड्रॉप दे दिया। 50 साल तक हमारा और इंडिया का जो डिफेंस के बजट का गैप था वो $2 बिलियन से कभी नहीं था बढ़ता, फ्लक्चुएट करता था कम ज्यादा। अभी जो है हम 11-12 बिलियन डॉलर पे पहुंचे हुए हैं, और वो चाइना के साथ लड़ाई की रेस के अंदर 90 और 100 के करीब जाने को है, $100 बिलियन। सो जो ये जो $90 बिलियन का जब ये फर्क आ जाएगा तो कैसे आप मुकाबला कर पाएंगे कि आपने जो मेन दुश्मन आपका वही रहता है। उनका 1.5 महीने का कवर है। स्टैट आवाम को, शहरियों को बता देता हूं कि जनवरी 2020 से सितंबर 2021 तक लेकर भारत में जो खाने पीने की अशिया की जो इन्फ्लेशन थी वो 5.6% थी, और पाकिस्तान में वो तकरीबन 18% है। तो इसका डॉलर, एनर्जी सेक्टर या और चीज़ों से, बाहर की चीज़ों से ताल्लुक नहीं है, इसका आपके ज़राअत के शोबे के अंदर जो बहरान है उससे ताल्लुक है। अब आ जाते हैं डॉलर, उन्होंने डिप्रिशिएट होने दिया। आप कह रहे हैं लोगों को, पहले कहते थे अमेरिका से डॉलर आएंगे तो मुल्क चलेगा, फिर कहते थे चाइना से डॉलर। फिर मोदी का अपना एक कैरेक्टर है कि इस शख्स ने जो भी स्टेप उठाया ये इसने वापस नहीं किया, उसके इफेक्ट्स निकले हैं, उसके मसाइल पैदा हुए हैं, लेकिन वो शख्स जो है वो अपने स्टेप के ऊपर जमा रहा, और यहां भी यही सूरत है कि वो इससे कभी नहीं हटेगा। इंडिया इस तरह का बदमाश बना हुआ है, इलाके का इस तरह से वो जगह बना हुआ है कि वो सिर्फ किसी कानून को मानते ही कहाँ है वो ना बैनुल अक़वामी कानून को मानता है, ना आपकी बात मानता है, ना जो मोदी एक फाशिस्ट स्टेट उसने बना दी है, जो उसके दिल में आता है वो करता है, वो कहता है और उसी पे वो अमल करता है। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया ने जितना मोदी के बारे में डिस्कस किया है ना, मुझे नहीं लगता कि इंडियन मीडिया ने भी किया होगा। मतलब जब से प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री बने हैं तब से लेकर अब तक उन्होंने लाखों शोज कर दिए होंगे, और उसमें भी 2-4 शो होंगे जिसमें प्रधानमंत्री मोदी के बारे में कुछ अच्छी बातें कही गई होगी या फिर लिखी गई होगी। अदरवाइज सारी की सारी जगहों पर बस उनको क्रिटिसाइज ही किया गया है। अब यहाँ पर भी यही बात हो रही है कि प्रधानमंत्री मोदी एक ऐसा शख्स है कि जो फैसले लेने के बाद उस चीज़ पे साइड में हटता नहीं है या फिर उस चीज़ से बदलता नहीं है, और ये बात बिल्कुल अगर आप देखो तो सच भी है और होना भी चाहिए, क्योंकि उनके पास बहुमत है। उसके अलावा एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप का उनका एक फेस है। पाकिस्तान को लेकर उन्होंने जो स्टांस लिया है, चलिए कई सारी और भी चीज़ें हैं, बीच में वो जो फार्म लॉ को लेकर, फार्म के नियमों को लेकर एक नई चीज़ आई थी, उसमें प्रधानमंत्री मोदी ने बैक स्टेप किया था या फिर कहीं कि उसको वापस लिए थे। लेकिन पाकिस्तान को लेकर खास करके उनकी जो स्ट्रेटेजी है वो मुझे बहुत एक अच्छी लगती है कि भाई, मतलब कई बार ऐसा लगता है कि भाई पड़ोसी है तो हमको बात तो करनी ही पड़ेगी, लेकिन फिलहाल जो प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से या फिर मोदी गवर्नमेंट की तरफ से जो स्टांस है कि नहीं, हम बात नहीं करेंगे, ये फिलहाल के लिए बहुत बढ़िया है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब की जानिब से ये जो सबसे वाज़ेह बात कर दी जाती है कि 375 की जब तक मामला जो जिस तरह से थे 5 अगस्त से पहले उस तरह नहीं हो जाते, नहीं हो सकती बातचीत। आप समझते हैं कि ऐसी सूरत में भारत पाकिस्तान से मुज़ाकरात के लिए कोई इतना डेस्परेट है कि वो ये इक़दामात वापस ले सकता है? देखिए, भारत मुज़ाकरात करता है मुज़ाकरात के लिए और वक्त को टालता है, वक्त गेन करता है, और वो आर्टिकल 370 और 35A वगैरह को वापस ले न लें, मुज़ाकरात हों या ना हों, दोनों तरह से वो आपके लिए कोई खास मुफीद नहीं होंगे, क्योंकि हमने 72 साल का एक तजर्बा देखा है। फिर मोदी का अपना एक कैरेक्टर है कि इस शख्स ने जो भी स्टेप उठाया ये इसने वापस नहीं किया, उसके इफेक्ट्स निकले हैं, उसके मसाइल पैदा हुए हैं, लेकिन वो शख्स जो है वो अपने स्टेप के ऊपर जमा रहा, और यहां भी यही सूरत है कि वो इससे कभी नहीं हटेगा।
लेकिन अगर आप मुज़ाकरात कर लें उसके बगैर तो आपको वैसे भी कुछ हासिल नहीं है। इसमें दो नुकात हैं देखने वाले। एक तो ये है कि उसने जो आर्टिकल 35A खत्म किया था उसकी वजह से वो शरीयत जो है वो वहां पे लोगों को धड़ाधड़ देते जा रहे हैं और वो वक्त गेन करेंगे कि 2, 4, 5 साल में यहाँ पे आबादी का तनासब बदल जाए। जिन लोगों को शरीयत दे रहे हैं उनकी शराइत कुछ और हैं कि वो थोड़े वक्त के लिए कश्मीर में रह चुके हैं 5 साल ये वो, लेकिन कोई केरला में रहता है, कोई उत्तर प्रदेश में रह रहा है, वो सिर्फ वोट डालने के लिए आ जाएंगे। तो आपको कहा जाएगा उस वक्त जब ये सूरत हाल आ जाएगी तो आपको कहेंगे कि अच्छा ठीक है, अगर आपने यूनाइटेड नेशन की करारदादों के तहत कुछ करवाना है, इस्तिस्वाब राय वगैरह तो प्लेबिसाइड करवा लें, तो आप उसका क्या करेंगे क्योंकि आबादी का तो तनासब बदल चुका होगा। तो ये एक है। दूसरी तरफ ये है कि वो उसको यूनियन टेरिटरी बना के तो उन्होंने वहां पे अपने तौर पे डेवलपमेंट जो यूनियन करना चाहेगी वो करेगी, और जिस तरह जमीनें वो खरीद रहे हैं जबरदस्ती कश्मीरियों की, ये सूरत हाल अक्सर बदल जाएगी अगर हम इसको आर्टिकल 370 और 35A को वापस लाने का कुछ नहीं करते। तो मेरा ख्याल है कि ये शर्त रखना कम से कम आपकी फेस सेविंग है। कि पहले तो उन्होंने कहा कि इंडिया को रिवर्स करे अपना स्टांस। इस वक्त वो कह रहे हैं आप हमें एक रोड मैप दें कि ये कैसे आप करेंगे। इसके मतलब है कुछ ऐसी चीज दें जिसमें रिवर्स तो नहीं होगा फौरन, मगर वो उम्मीद होगी रिवर्सल की, जिस पे बात शुरू होगी। भाई ये क्या जरूरत है आपको इस किस्म के कंसेशंस देने। तो मैं समझता हूँ जो हिलाली साहब इतराज कर रहे थे ना अभी कि ये प्राइम मिनिस्टर ने क्यों कहा है, प्राइम मिनिस्टर मुझे ऐसे लगता है लाली साहब की शायद फेस सेविंग चाह रहे हैं। अच्छा, जिस तरह वो कह रहे थे ना कि ये 2-3 शर्तें रखने की बजाय उन्होंने कह दिया रोड मैप दे, तो रोड मैप के जरिए कहीं वो फेस सेविंग नहीं चाह रहे हैं कि चले एक फेस सेविंग मिल जाए, कोई लारा ही मिल जाए हमें कि हम ये कर लेंगे। उन्होंने ये कहा इस बिना पे हम मुज़ाकरात कर रहे हैं, तो इस तरह की चीज नजर यानी इंडिया इस तरह का बदमाश बना हुआ है, इलाके का इस तरह से वो जगह बना हुआ है कि वो सिर्फ किसी कानून को मानते ही कहाँ है वो ना बैनुल अक़वामी कानून को मानता है, ना आपकी बात मानता है, ना जो मोदी एक फाशिस्ट स्टेट उसने बना दी है, जो उसके दिल में आता है वो करता है, वो कहता है और उसी पे वो अमल करता है। यहाँ पे उन्होंने ये कहा कि जनाब पाकिस्तान ने भी पॉजिटिव रोल अदा किया है, ये आर्मी चीफ उनका बयान था, इंडियन आर्मी चीफ का। लेकिन कल उसने फिर एक बयान दिया तो उसने कहा जी कि पहले पाकिस्तान टेररिज्म रोके। टेररिज्म तो वो जिस दिन चाहे करा लेंगे, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होता है उन्होंने खुद करना होता है, उसमें कोई मसला ही नहीं है, जिस दिन चाहे करा लें और आप पे इल्जाम लग जाएगा, सारा कुछ जो आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो खत्म हो जाएगा। वही उनका पुराना वतीरा। हमने तो बड़ी बातचीत की थी, हमने तो पाकिस्तान के साथ बड़े मज़ाकरात चला रहे थे, हम तो बड़े मुतमईन थे, हम तो ये चाह रहे थे कि कोई ना कोई मामला हल हो जाए, लेकिन ये बात ही नहीं आते, इन्होंने देखो टेररिज्म कर दिया। आप तो वैसे बयान दे रहे हैं कि वो पीछे हट रहे हैं आप। लेकिन हिलाली साहब इस तरह हम भी तो इस कंडीशन में है ना, आपकी बात तो सही है, लेकिन हम भी तो थोड़ी सी इस तरह की प्रॉब्लम में है ना कि एक तरफ अफगानिस्तान का भी हमारा जो मामला है वहां पर भी आप देख रहे हैं कि अफगानिस्तान में क्या है, अफगानिस्तान वहां से मुसलसल हमारे ऊपर अटैक्स हो रहे हैं, हमारे ऊपर क्या हो रहा है वो टीटीपी आप पे। अच्छा चलिए जी, जनरल साहब आप कर लीजिए जी। मैं कर करूं, देखिए बात ये है अफगानिस्तान से जो कुछ हो रहा है उसमें अफगानिस्तान तामन कर रहा है, लेकिन करने वाला भारत है। क्या भारत ने वहां पे आपको कोई रियायत दे दी है? वो चीज तो वहीं चल रही है, उसको नहीं रोका जाएगा। आपको आप ब्लीड कर रहे हैं वो करते रहेंगे, ठीक। इधर आपको याद है उधर से भी हमें एंगेज किया हुआ उन्होंने, बिल्कुल सही एंगेज किया हुआ है। वेस्टर्न फ्रंट आपका कभी वो ठंडा नहीं होने देंगे जब तक कि अफगानिस्तान खुद अफगानी बैठ के को बातचीत करके तो अपने अंदर अपनी स्टेबिलिटी वगैरह कर लें, वरना आप देखेंगे कि इंडिया वहां से ये काम करता रहेगा। ठीक। और ये क्योंकि किसी की मोदी का जो मॉडल है जी जी हिलाली साहब जी, मोदी का जो मॉडल है, जो हीरो है वो नेतन्याहू है, समझिए, उससे ये सीखा है। अमित शाह जो इंडिया में मोदी के बाद सबसे मजबूत समझे जाते हैं, बल्कि बाज़ हल्कों के मुताबिक तो वो शायद मोदी से भी ज्यादा मजबूत हैं। उन्होंने भारतीय पार्लियामेंट में खड़े होकर ये कहा था कि वक्त आने पर हम जो उसकी कश्मीर की रियासती हैसियत है उसको बहाल कर देंगे। यानी उन्होंने भी कोई प्लान भी अपना रखा हुआ है। पाकिस्तान को ये जरूर चाहिए इंडिया को भी मजबूर करने के लिए कि आप उनके साथ तजारत जो है वो जरूर करें। अच्छा, उसमें पाकिस्तान का भी फायदा है। बगैर कश्मीर का मसला सॉर्ट आउट हुए। कश्मीर का मसला दुनिया में जहां मसले होते हैं उसमें तजारत जो है ना, बिजनेस इज बिजनेस
एंड पॉलिटिक्स इज पॉलिटिक्स। आप एक चीज को समझिए, अगर आप इंडिया के साथ इतनी तिजारत करते हैं, इस तरह से जनरेट कर लेते हैं कि उसको भी आप एक दुनिया ताजिर तो अमन चाहता है ना, फिर वो कैसे अपने स्टेक्स लगा दे जबकि आगे पता भी नहीं होता कि सिचुएशन कैसे एकदम खराब हो जाए, सब कुछ बंद हो जाता है। इंडिया बड़ी मार्केट है, पाकिस्तान में उसको फायदा है, पाकिस्तान के लिए वहां माल भेजने में वो बातें सही है। इंडिया आपको तोड़ने पे तो मुल्क में दहशतगर्दी करने पे तुला हुआ है, कर रहा है ये जो वाक़या है, जो कल कोयटा का भी वाक़या हुआ, कोयटा का और वाक़यात हो रहे हैं, अभी अंदेशा है और वाक़यात होंगे। और अमेरिका जो है आपकी दुश्मनी पे तुल गया है। क्या इतना कहना ही काफी है कि अमेरिका हिंदुस्तान की जुबान बोल रहा है, हिंदुस्तान की बात कर रहा है? और उनका अलायंस इस बात की तरफ कंप्लीटली एग्री करता है कि पाकिस्तान को डिसफंक्शनल किया जाए। ये अब इकोनॉमिक एक्सेस पर डिपेंड कर रहे हैं कि अगले चंद माह में इकोनॉमिक कोलैप्स पाकिस्तान में इतना बड़ा आ जाएगा कि जो ये अचीव नहीं कर सके टीटीपी, बीएलए और अर्बन इंसर्जेंसी के जरिए, वो इकोनॉमिक कोलैप्स के जरिए अचीव कर लेंगे। नमस्कार दोस्तों, अब पिछले 10 सालों में पाकिस्तान जितना फंसा है ना, मैंने उनको कभी इतना फंसा हुआ दिखा नहीं। बहुत आराम से प्ले किया करते थे 2014 से पहले, लेकिन 2014 के बाद इतनी बुरी तरीके से फंसे और जो इंटरनेशनल सपोर्ट उनको मिलता था वो भी अब बंद हो चुका है। खास करके पहले क्या हुआ करता था कि अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई हरकत होती थी तो हम जो है वो यूएन में, अमेरिका के अंदर या फिर इस सारे कंट्रीज़ को हम इसकी कंप्लेंट किया करते थे। लेकिन प्रॉब्लम ये होती थी कि ये सारे कंट्रीज सुन के भी ना सुना करते थे क्योंकि उनका सपोर्ट पाकिस्तान को डायरेक्टली इनडायरेक्टली था। ये बात अलग है, कभी किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे कि भाई क्यों सपोर्ट था। लेकिन 2014 से मोदी ने पूरी दुनिया को रियलाइज़ ये करवाया है कि भाई जो आप ये कर रहे हो ना, आपकी सबसे पहली रूट वाली प्रॉब्लम यही है कि आप इनको सपोर्ट कर रहे हो। अगर आप इंडिया को सपोर्ट करोगे तो आपको जितना सपोर्ट होगा उससे कई गुना ज़्यादा बेनिफिट भी होगा। और अब दिक्कत ये है कि ये सारे कंट्रीज उनकी सुनते नहीं है, तो जो बेस सपोर्ट मिलता था ना पाकिस्तान को, सपोर्ट पूरी तरीके से छीन चुका है। और अब इंडिया खुल के बजाता है पाकिस्तान की, चाहे कोई आतंकवादी हमला हो तो उसका जो रिप्लाई करना हो। पहले कभी ऐसा हमने सुना नहीं, ना ही देखा, ठीक है। लेकिन अब जो हो रहा है ना, वो पाकिस्तान को झंझोड़ रहा है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। इंडिया आपको तोड़ने पे तो मुल्क में दहशतगर्दी करने पे तुला हुआ है, कर रहा है ये जो वाक़या है, जो कल कोयटा का भी वाक़या हुआ, कोयटा का और वाक़यात हो रहे हैं, अभी अंदेशा है और वाक़यात होंगे। और अमेरिका जो है आपकी दुश्मनी पे तुल गया है, अफगानिस्तान से टेररिज्म हो रहा है। अपने पीछे कुछ सेटलमेंट तो छोड़ के जाता नहीं, सेटलमेंट वो पिछली दफा जब उन्होंने किया, उन्होंने 65 में हमारे साथ क्या किया था, उन्होंने 71 में हमारे साथ क्या किया था, उन्होंने कैरी लोगर बिल वो किस लिए लेके आए थे, कितनी दफ़ा उन्होंने हमारी मदद बंद की। और ये वो हमें खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं हम में से और चीन में से एक इंतखाब करें। इसका क्या मतलब है? हम कोई गुलाम हैं कि चीन का हम में से हम किसी का इंतखाब नहीं करते, आपके साथ अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं। तो ये क्या धमकी आमेज रवैया है कि भाई चीन को छोड़ दो, चीन को छोड़ दें, यानी आप स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन जाए उस इंडिया के जो पाकिस्तान को खत्म करना चाहता है, हम चीन को छोड़ दें। उन्होंने अभी इस्लामाबाद इंडियन हाई कमीशन के ऊपर बात कर दी कि जी यहाँ पे भी ड्रोन उड़ रहा है और खतरा है। हाई कमीशन के अंदर ड्रोन उड़ा के क्या करना था उसकी? ड्रोन तो तस्वीरें बनाने के लिए होता है। उसके अंदर ये कि मुझे ये जो लाहौर का वाकया है, ये जो कि ट्रेस हो गया है, पूरा ग्रुप पकड़ा गया है। तो अब ये इंडियन मीडिया पे तो कोई भी चीज़ जो वो चलाना चाहे वो चला, वो पाकिस्तानी मीडिया की तरह नहीं है। यानी अमेरिका ने तो आज कमाल कर दिया कि पाकिस्तान पे पाबंदी लगा दी है, कहा कि बच्चों को, तुर्की पे भी लगा दी है, बच्चों को फौज में इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, कौन से बच्चों को इस्तेमाल करते हैं? $85 बिलियन का लेन देन है चीन का और इंडिया का। इतनी कशीदगी है, फौजें सरहद पे खड़ी हैं, बाद लोग कह रहे हैं जंग हो सकती है। मेरा तो नहीं ख्याल जंग होगी। अगर आप अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा की अफगानिस्तान की जो स्टेटमेंट्स हैं उनको आप पेश नज़र रखें तो आपको क्या नजर क्या आता है? क्या इतना कहना ही काफी है कि अमेरिका हिंदुस्तान की जुबान बोल रहा है, हिंदुस्तान की बात कर रहा है? देखिए नसरुल्ला, जब 2001 में अमेरिकन अफगानिस्तान आए थे उस वक्त उनका स्ट्रेटेजिक पर्पस क्या था? वो क्यों सबसे पहले उन्होंने 9/11 के बाद अफगानिस्तान में दाखिल हुए? उस वक्त जो बड़े बड़े उनके ग्रैंड स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स थे, जिसमें एक कंटेनमेंट ऑफ चाइना था, एक कंटेनमेंट ऑफ रशिया था, कंट्रोल ऑफ ग्लोबल ट्रेडिंग एसेट्स थे, और सबसे बड़ा उसमें ऑब्जेक्टिव था पाकिस्तान को डीन्यूक्लियराइज करना।
ठीक 2005 में CIA की रिपोर्ट आई थी जिसमें उन्होंने कॉन्फिडेंटली कहा था कि 2015 तक पाकिस्तान के नक्शे हम तब्दील कर देंगे। और आपको याद होगा ये वो टाइम था कि जब मुशर्रफ को निकाल कर इन्होंने डेमोक्रेसी पाकिस्तान में लाई थी और TTP इस तरीके से पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रही थी, कराची में अर्बन वॉर थी, BLA एक्टिवेट हो चुकी थी कि उस वक्त GHQ के बाहर लेफ्टिनेंट जनरल लेवल के ऑफिसर्स को शहीद किया जा रहा था और पाकिस्तान आर्मी यूनिफॉर्म पहन के GHQ में नहीं जा सकती थी। टिल्ट नजर आता है हमें अमेरिका का हिंदुस्तान की तरफ, इसकी क्या वजह समझते हैं? देखिए टिल्ट तो है, वो तो स्ट्रेटेजिक अलायंस है इनका 21वीं सदी का पाकिस्तान और चाइना के खिलाफ। CPEC को रोकना हो या चाइनीज एक्सपेंशन को रोकना हो या चाइना को उन्होंने रूट्स जो अल्टरनेट रूट हमारी जमीन से जा रहे हैं वो सब इंडियंस और अमेरिकन के इंटरेस्ट के खिलाफ हैं। सो वो तो बड़ा ग्लोबल इंटरेस्ट है, अलायंस है इनका जो रहेगा और उनका अलायंस इस बात की तरफ कंप्लीटली एग्री करता है कि पाकिस्तान को डिसफंक्शनल किया जाए। ये अब इकोनॉमिक एक्सेस पर डिपेंड कर रहे हैं कि अगले चंद माह में इकोनॉमिक कोलैप्स पाकिस्तान में इतना बड़ा आ जाएगा कि जो ये अचीव नहीं कर सके TTP, BLA और अर्बन इंसर्जेंसी के जरिए वो इकोनॉमिक कोलैप्स के लिए अचीव कर लेंगे। सो दे थिंक दे हैव अबाउट 6 months इन अहेड ऑफ देम, लेकिन अब यही वो टाइम। लेकिन क्या कहा अंदेशा है जंग का, वैसे पता कोई नहीं होता क्योंकि मतलब ये तो शुरू हो जाए फिर इख्तिताम का अंजाम का अंदाजा कुछ नहीं कहा जा सकता। ट्रेड नहीं बंद हो रही इसलिए कि चीनियों को तो नुकसान होगा, उनकी ज़्यादा है एक्सपोर्ट। वो फैटफ में ये वहाँ बात ज़रा बहस आई कि भाई 27 में से 26 नुकात पूरे कर दिए। दुनिया के कितने ममालिक हैं जिन्होंने आधी कंप्लायंस की है मगर उनका ना उसमें से आपको फैटफ में से नहीं। IMF प्रेशर डाल रहा है आपके ऊपर और माशी मसाइल तो पैदा होंगे। टेलीविजन पे बहस हो रही है एक और मुसलमानों के बारे में जो कभी नहीं की इन्होंने, बाकायदा कभी नहीं, अब कभी इनको याद नहीं आया। अब अमेरिका नाराज हो गया है और अमेरिका कह रहा है तो इन्हें याद आया गौर मुसलमान। नमस्कार दोस्तों, अब पाकिस्तान के अंदर कुछ मुस्लिम महिलाओं ने एक चर्च पर कब्जा कर लिया और बस उनकी वही डिमांड थी कि भाई आप सारे यहाँ पर कन्वर्ट हो जाओ वगैरह वगैरह। अब ज़रा देखिए मतलब द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, लुक एट द डिफरेंस। इंडिया के अंदर इतने सारे मुसलमान हैं, ठीक है, मुझे नहीं याद आता है कि मैंने कोई ऐसा न्यूज़ सुना हो कि कोई हिंदू ग्रुप है जो कि मुसलमानों को मजबूर करता है कि भाई आपको घर वापसी कर लेनी चाहिए या फिर आपको सनातन धर्म अपना लेना चाहिए। उल्टा होता है इंडिया के अंदर। और अगर बात करें पाकिस्तान के अंदर तो पाकिस्तान के अंदर कोई भी, अब पिछले दिनों दानिश कनेरिया वाला मामला सामने आ ही रहा है कि उसको अफरीदी द्वारा बार बार पोक किया जाता था कि भाई तुम इस्लाम कबूल कर लो, इस्लाम कबूल कर लो। वो भाई साहब ने नहीं किया और उसका करियर यहाँ पर ख़त्म हो गया। उसके बाद फिर भी उस बंदे ने इतनी फाइट दी यहाँ पर कि उसने एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया है जो पाकिस्तान में कोई शायद ही तोड़ पाएगा कि भाई टेस्ट क्रिकेट के अंदर पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले जो बॉलर है वो दानिश कनेरिया है और ऑल ओवर अगर बात करें तो 4th नंबर पर है। तो ये मतलब बहुत अच्छी बात है। कहने का मतलब ये है कि ये जो चर्च वाली बात हो रही है बहुत इंटरेस्टिंग है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करता है। हमें इस चीज़ का अंदाज़ा है कि पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ जो हैं वो बड़ी मुश्किल में रहती हैं और इसके लिए बड़ी कुर्बानियाँ भी दी हैं माइनॉरिटीज़ ने। रिसेंटली इधर KP में हमने देखा कि मंदिर जला दिए गए, चर्च जला दिए जाते हैं या हमला कर दिया जाता है। लेकिन ये एक इंसिडेंट लाहौर में हुआ है कि जिसमें मुसलमान जो नर्सेज हैं उन्होंने पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ लाहौर में जो चर्च है उसके ऊपर वो टेक ओवर कर लिया। उस पे जो क्रिश्चियन थे वो अपनी इबादत करने आते थे और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो ख़वातीन हैं, क्रिश्चियन ख़वातीन को ये भी कहा है मुसलमान ख़वातीन ने कि आप इस्लाम को कबूल कर लें। मुस्लिम ख़वातीन वहाँ बैठी हुई हैं और वो कह रही हैं कि भाई आप इस्लाम कबूल करो। ईसाई उनको कह रही हैं। अब वो जो वीडियोस वायरल होती हैं जिसमें हम देखते हैं कि जो ख़वातीन हैं वो जो क्रिश्चियन ख़वातीन की भी कोई वीडियो आई हैं कि हम माइनॉरिटीज़ हैं, हमारे साथ इस तरह ना करें, हमें प्रोसिक्यूट ना किया जाए, हमारी इबादत गाहों को इस तरह ना किया जाए। कि हमें कितना बुरा लगता है जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बात करता है।
और लगना भी चाहिए और हमें प्रोटेस्ट करना चाहिए और हमें बताना चाहिए कि ये हमारे दिल के कितनी करीब चीज है जब आप हमारे नबी के बारे में ये बात करते हैं। इसी तरह अगर ये लोग हैं, अगर हम इन लोगों की इबादत गाहों के ऊपर हमले करेंगे और टेक ओवर कर लेंगे तो हम मगरब को क्या बता रहे हैं कि दीन इस्लाम इस तरह का है। इंसान को कत्ल करने का फतवा देता है। किसी रियासत के होते हुए ये हो सकता है कि कोई प्राइवेट शख्स कहे कि फलां शख्स वाजिब कत्ल है, उसको कत्ल कर दिया जाए? ये कैसे मुमकिन है? यहाँ इस तरह के फतवे जाते हैं। इस मुल्क को रूल करने के काबिल नहीं छोड़ा गया है। ये ऐसा नहीं है कि उन्हें चर्च में जाकर अपनी इबादत करने का शौक हो, नहीं। इसके पीछे एक टारगेट था, इसके पीछे एक मकसद था, और वो मकसद ये था कि वहाँ पर मौजूद लोगों को, उन लोगों को ये कहा गया कि आप हमारा मज़हब इख्तियार करना होगा, आपको, आप सब मुसलमान हो जाएं। इसकी वजह यह है कि हमारा जो मज़हब है वो सबसे बड़ा है और आपको ये करना पड़ेगा, और अगर आप ये नहीं करेंगे, अगर आप हमारा मज़हब इख्तियार नहीं करेंगे, अगर आप मुसलमान नहीं होंगे, तो हम आपके ऊपर ब्लेस्फेमी का इल्ज़ाम लगाकर आपको मार देंगे या आपको जेल भिजवाएंगे। वहाँ पर मौजूद उन लोगों को ये धमकियाँ दी गई हैं। और उसके बाद ये सारा ड्रामा, ये सब कुछ करने के बाद बड़े आराम से वो ख़वातीन और उनके साथ बड़ी तादाद मर्दों की बाहर निकले हैं, और बाहर निकलकर जो है वो नारे लगाते हुए, अपने मज़हब के, इस्लाम के नारे लगाते हुए वो बाहर इस तरीके से निकले कि जैसे वो ग़ज़वा हिंद करके और किसी मुल्क को फ़तह करके आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही महसूस हो रहा है ना, कि जिस तरह हाथ ऊपर कर करके नारे लगाए जा रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? आप ये नहीं कह सकते कि ये किसी दूर दराज का गाँव है जहाँ पर ये हो गया। सिर्फ बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती कि ये सब कुछ हुआ। एक तो ये कि क्या ये बगैर प्लानिंग के हुआ है? ऐसा नहीं है, इसको पहले प्लान किया गया होगा इस वाक़े को। उसके बाद उन मर्दों और औरतों ने, और पता नहीं उनके पीछे कितने और लोग हैं, ये किया होगा कि हम इनको बताते हैं, इनकी ऐसी की तैसी, ये सब करके किया होगा ना कि ये जो हैं ये हमारे ख़िलाफ़ दूसरे मज़ाहिब के जो लोग हैं वो करारदाद पास करवाएंगे, रेजोल्यूशन लाएंगे हमारे इस कानून को ख़त्म करने के लिए, ब्लास्फेमी लॉ को ख़त्म करने के लिए। तो अब हम इनको बताते हैं कि हम इनके साथ क्या करेंगे। जो इसके पीछे एक सोच नज़र आ रही है, जो इसके पीछे एक माइंडसेट नज़र आ रहा है, वो ये है। वहाँ पर प्लानिंग के साथ गए हैं ये। और उसके बाद हुआ क्या, जो अभी तक सामने चीज़ें आई हैं उसमें हुकूमत की तरफ से जो मौक़िफ़ है वो ये है कि कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है, वो बस उसको जो है वो पुलिस ने जो है, पुलिस पहुंची है, उसने दोनों जो ग्रुप्स हैं उनके बीच कॉम्प्रोमाइज़ करवा दिया है, कॉम्प्रोमाइज़ करवा दिए, ये रिज़ॉल्व करवा दिया मसला। किसी दूसरे मुल्क में ऐसा कोई वाक़या होता है तो हम फ़ौरन उसको उठाते हैं, हम तो उसको यूँ सोशल मीडिया पे उठाते हैं कि देखिए यहाँ पे जो है ना, ये देखिए इस मंदिर में ये किया गया है, इस मस्जिद में लोगों के साथ ये हुआ है, ये जो है ये इंडिया में ये गाय के ऊपर जो है ये हुआ है, गोश्त खाते हुए जो है ये लोगों को इस तरह मारा गया है। हमारे अपने मुल्क में अगर कुछ होगा तो हम उसको छुपा लेंगे, हम कंप्रोमाइज़ करवा देंगे, हम मज़लूम और जालिम के बीच कंप्रोमाइज़ करवाएंगे। ये पहला वाक़या होगा दुनिया का अनोखा कि मज़लूम और जालिम के बीच आप कंप्रोमाइज़ करवा रहे हैं, आप पैचअप करवा रहे हैं, जिसका कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। जिस तरह मैंने कहा कि अगर ये वाइस वर्सा होता और मुसलमान की किसी मस्जिद में ऐसा हुआ होता तो उस वक्त क्या होता, आप इमेजिन कर सकते हैं कि क्या होता। सिलसिला ऐसा चल रहा है, खुदा जाने कि इस मुल्क को किस तरह चलाया जाना है, इंटेंशन क्या है, किंग्स पार्टियों की क्या हैसियत होती है, वो आवाम में कितनी पॉपुलर होती हैं, किस तरह से वो राज करती हैं और उनके राज करने का अंदाज़ क्या होता है, और किस तरह से मुल्क मसाइल से दो चार होता है, किस तरह से मुल्क जंगों से दो चार होता है, पराई जंगों का हिस्सा बनता है, जाकर अपने मुल्क को दहशतगर्दी का गढ़ बनाया जाता है, इंतहा पसंदी का गढ़ बनाया जाता है, ना जो अदम बर्दाश्त का गढ़ बनाया जाता है, गैर रवादारी का गढ़ बनाया जाता है। और कुछ लोग जो खवातीन, पहले हमने देखा कि जो एक मजहबी जमात के लोगों ने ये मूवमेंट चला दी पाकिस्तान में और कहा कि जी प्रोटेस्ट शुरू हो गए, फ्रांस के सफीर को बाहर निकालो। आज अगर इस तरह खवातीन एक चर्च के ऊपर टेक ओवर कर लेंगी, उसके अलावा होता यह है कि एक बंदा जो है जब कोई कानून है उसको अपने हाथ में ले लेता है तो स्टेट के पास क्या पावर रह जाती है, स्टेट की क्या जिम्मेदारी है, क्या स्टेट प्रोटेक्ट कर सकती है कि नहीं कर सकती। हम एक पहले ही एक इंटरनेशनल इस इशू में फंसे हुए हैं। अगर आपको पता हो कि पाकिस्तान
लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इंडिया की एक कंपनी जिसका एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी कि जितना पैसा उसके पास है जिसका वो मैनेजमेंट करती है, लोग इंश्योरेंस कराते हैं, पैसा आता है उसको वो मैनेज करता है, वो पाकिस्तान की पूरी जीडीपी से 1.5 गुना है। भारतीय मिलिट्री साइज बहुत बड़ा है, एयरफोर्स नेवी बहुत बड़ा है, टेक्नोलॉजी में भी वो दिन रात इस पे काम कर रहे हैं, असलहा साजी की इंडस्ट्री भी उनकी ग्रोथ कर रही है। इंडिया 150 अरब डॉलर्स की सिर्फ आईटी एक्सपोर्ट करता है। हमारे जो है वो अभी जो है वो ओवरऑल एक्सपोर्ट जो है वो 25 अरब डॉलर से ऊपर नहीं जा पा रही है। पाकिस्तान इंडिया से कंपैरिजन करता है बार बार, एक कंपनी इंडिया की, उसका एसेट बेस इससे ज्यादा है। अगर LIC का पैसा पाकिस्तान को दे दिया जाए तो उसके सारे कर्जे खत्म हो सकते हैं। कम से कम 100 अरब डॉलर की ट्रेड है चीन और इंडिया की, वो भी कभी वॉर पे नहीं जा सकते। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि भाई इंडिया की सिर्फ एक LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन करके जो कंपनी है वो पाकिस्तान से ज़्यादा है, उसकी जो नेटवर्थ है। अब किसी कंट्री की नेटवर्थ से ज़्यादा किसी दूसरे कंट्री की एक कंपनी की नेटवर्थ होना मतलब एक अलग लेवल का प्राउड है, ठीक है। आप मतलब कंपेयर करने के लिए तो आप कुछ भी कर सकते हो कि भाई अदानी, अंबानी, उनकी अगर आप नेटवर्थ काउंट कर लो तो पाकिस्तान से ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है LIC का, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का, जो इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। और अगर आप इसको देखना चाहते हो तो आप देख भी सकते हो कि तकरीबन जो LIC की जो नेटवर्थ है वो तकरीबन 550 से लेकर 600 बिलियन है, और पाकिस्तान की इकोनॉमी 250-300 या फिर मैक्सिमम 350 बिलियन डॉलर से ज़्यादा नहीं है, जबकि LIC की 570 बिलियन डॉलर के आसपास है। तो यहाँ पर यही बात हो रही है कि कैसे यहाँ पर एक अकेली LIC जो है वो पूरे पाकिस्तान पर भारी पड़ रही है, और ऐसा नहीं, कई सारी कंपनियां हैं इंडिया के अंदर ऐसी। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। भारतीय मिलिट्री साइज बहुत बड़ा है, एयरफोर्स नेवी बहुत बड़ा है, टेक्नोलॉजी में भी वो दिन रात इस पे काम कर रहे हैं, असलहा साजी की इंडस्ट्री भी उनकी ग्रोथ कर रही है। इंडिया 150 अरब डॉलर्स की सिर्फ आईटी एक्सपोर्ट करता है। हमारे जो है वो अभी जो है वो ओवरऑल एक्सपोर्ट जो है वो 25 अरब डॉलर से ऊपर नहीं जा पा रही है। तो हमें माशी चैलेंजेस का भी सामना है, लेकिन उसके बावजूद हमें सामना है एक ऐसे एडवर्सरी का, एक ऐसे दुश्मन का जो कि साइज में, ताकत में, तादाद में हमसे कहीं गुना बड़ा है। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इंडिया की एक कंपनी जिसका एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी कि जितना पैसा उसके पास है जिसका वो मैनेजमेंट करती है, लोग इंश्योरेंस कराते हैं, पैसा आता है उसको वो मैनेज करता है, वो जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है LIC का, वो पाकिस्तान की पूरी जीडीपी से 1.5 गुना है। ये आंकड़े अभी आए हैं और ये भी पता लगा है कि इसके पास जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है ये है 463 बिलियन डॉलर्स, 463 बिलियन डॉलर्स। पाकिस्तान की जीडीपी जो है वो 280 बिलियन डॉलर्स है, उससे 1.5 गुना। और इनफैक्ट ये जो पैसा है, ये जो LIC का एसेट बेस है, ये इंडिया की जीडीपी का भी 18% बनता है। लेकिन इनफैक्ट अगर बात करें कि LIC का ये जो एसेट बेस है ये वर्ल्ड की कई इकोनॉमीज से ज़्यादा है। पाकिस्तान इंडिया से कंपैरिजन करता है बार बार, एक कंपनी इंडिया की, उसका एसेट बेस इससे ज़्यादा है। अगर LIC का पैसा पाकिस्तान को दे दिया जाए तो उसके सारे कर्जे खत्म हो सकता है। इंडिया एक्वायर कर रहा है, वेपनाइज कर रहा है खुद को। क्या हम सर उस बिगड़ते हुए तवाजुन को बैलेंस में लाने की क्या उस पोजीशन में है? क्या हमारी कोशिश कामयाब होगी? ब्लॉक्स बन चुके हैं सर। चाइना हमारा एलाय, हम चाइना के एलाय हैं। चाइना हमें अपने आप को वेपनाइज करने में मदद भी देता है। चाइना पे कोई आफत आती है या इंडिया को एडवेंचर करता है, विल वी बी ऑब्लाइज्ड कि हम भी उसमें कुछ का हिस्सा बने सर? नहीं, नेवर। हम एलाइज हैं in politically how we can support each other, और ना कभी चाइना आएगा हमारी किसी मुश्किल वक्त में, ना सिचुएशन में आएगा, ना हमें इस तरह मजबूर किया जा सकता है कि हम उनके खिलाफ, और ना ही वो चाहेगा। क्योंकि देखिए सब लोग हर तरफ से अपने रास्ते बंद नहीं करते, उनको अपने रास्ते खुले रखने पड़ते हैं। इस वक्त कम से कम 100 अरब डॉलर की ट्रेड है चीन और इंडिया की, वो भी कभी वॉर पे नहीं जा सकते। 85 बिलियन डॉलर पे उसका एक्सटर्नल डेट है, 85 बिलियन डॉलर पे। और टोटल अगर आप कर्जा बोलें तो पाकिस्तान के ऊपर टोटल 283 बिलियन डॉलर्स का
कर्जा दिखता है सामने, एसेट्स एंड लायबिलिटीज इंटरनल और एक्सटर्नल सारा मिला के, अगर LIC पाकिस्तान के पास होती तो ये अकेली पाकिस्तान का पूरा कर्जा पे कर सकती थी, साथ में पाकिस्तान को चलाने के लिए पैसा दे सकती थी। पाकिस्तान का जो इस साल का बजट था वो $45 बिलियन था। पाकिस्तान $1 बिलियन और $3 बिलियन के लिए कहीं कहीं धक्के खा रहा है, सऊदी अरेबिया से मांग रहा है या वर्ल्ड बैंक के बाहर बैठा है, लेकिन LIC अकेली इस पूरे कर्जे को और पाकिस्तान की पूरी GDP को और पाकिस्तान के पूरे कर्जे को के पूरे खर्चे को यानी कि बजट को सबको समेट लिया जाए, तब भी LIC का एसेट बेस जो है AUM एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो उससे ज़्यादा बनता है। सिर्फ एक कंपनी इंडिया की, बाकी कंपनीज की बात ही नहीं करनी है, बाकी कंपनीज का बात बहुत दूर है। इनफैक्ट चाइना की भी कोई कंपनी इतने एसेट अंडर मैनेजमेंट नहीं रखती है। ये वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट कंपनी और ज़्यादातर कंपनी बाहर की हैं। चाइना की भी कोई ऐसी एसेट मैनेजमेंट वाली कंपनी हमें आज तक दिखी नहीं है, लेकिन हो सकता है मेरी निगाहों में ना हो। इससे चाहता है अगर इंडिया से वो कश्मीर का राग ना गाए, 370 का ना गाए, तो वो $3 बिलियन तो LIC से ही ले सकता था। इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जरूरत नहीं थी, $3 बिलियन तो LIC ही दे देती उसको। तो यानी जहाँ पे इस किस्म की बाइंडिंग्स हो, इतनी जंगों की बातें तो की जाती हैं, जंगें लड़ना मुश्किल तरीन हो जाता कि चीन उससे अपसेट ना हो और पाकिस्तान को वो कहे कि S-400 आ गया। अब S-400 का सुन लीजिए, S-400 की तरह के बहुत सारे सुपीरियर सिस्टम्स, एयर डिफेंस सिस्टम्स हमेशा से इंडिया के पास रहे। इंडिया का अगर पलड़ा भारी रहा है पाकिस्तान एयरफोर्स के मुकाबले में, तो हमेशा उनके ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम्स में रहा, क्योंकि उनके पास रूसी निज़ाम के जो सिस्टम्स आते थे वो बहुत हाईली कैपेबल सिस्टम्स थे।